क्या कभी नींद में या सोकर उठते समय आपको ऐसा लगा है जैसे किसी ने आपके शरीर को जकड़ रखा हो, आप उठ नहीं पा रहे हो? आम भाषा में इसे स्लीपिंग पैरालिसिस कहा जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इसके पीछे का कुछ और रहस्य भी हो सकता है? क्या आपने सुना है कि एक ऐसी एंटिटी होती है जो बॉडी को पैरालाइज कर देती है? अगर नहीं तो इस एंटिटी का नाम है बदरात, जिसे स्लीपिंग घोस्ट कहा जाता है। आज की ये कहानी इसी घोस्ट के बारे में है, इसलिए एक बार थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। ये घटना है कानपुर की। एक छोटे से कस्बे में भरा पूरा परिवार रहता था और इस परिवार के मुखिया थे रजत शर्मा, जिनकी उम्र 55 साल की थी। वो अपनी पत्नी माधवी, दो बेटे विनायक और विजित और दो बेटी सीमा और किरण के साथ रह रहे थे। सब कुछ सही चल रहा था उनके यहाँ। लेकिन एक दिन की बात है, जब पूरा परिवार रात के समय में अपने किसी रिश्तेदार के घर से वापस लौट रहा था। सभी अपनी कार से ही लौट रहे थे और रात के 12 या 1 बज चुके थे। उनके घर के रास्ते में एक चौराहा पड़ता था। वो लोग ठीक उसी चौराहे पर पहुंचे थे कि तभी उनकी कार के आगे पहिए के नीचे कुछ आ गया, जिसकी वजह से गाड़ी थोड़ी उछल पड़ी। विनायक ने गाड़ी रोकी और उतरकर देखने पर उसने पाया कि पहिए के नीचे कुछ नारियल और नींबू कुचले पड़े थे। उसने आसपास देखा कि ये सब किसने रख दिया है वहां, लेकिन वहां आसपास कोई नहीं था। उसे हटाकर विनायक वापस गाड़ी में बैठ गया और वो लोग अपने घर आ गए। थकान के कारण सभी लोग तुरंत ही अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। फिर करीब सुबह के 4 बजे का समय था। तब रजत की नींद खुल गई। वो अक्सर 4 बजे उठ जाया करते थे, चाहे कितने ही थके हुए क्यों ना हो। लेकिन उस दिन जब उन्होंने उठने की कोशिश की तो वो हिल ही नहीं पा रहे थे। उनको ऐसा लगा जैसे कि किसी ने उनके शरीर को जकड़ रखा हो। उन्होंने अपने बेटों को आवाज देने की कोशिश की, लेकिन बोलने के लिए वो अपना मुंह भी नहीं खोल पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरी बॉडी ही पैरालाइज हो गई हो। उन्होंने बहुत कोशिश की हाथ पैर हिलाने की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। रजत के बगल में माधवी सोई हुई थी, लेकिन उसे इसकी बिल्कुल भनक नहीं थी और रजत का शरीर कुछ ऐसा जकड़ गया था कि वो अपने बगल में सो रही माधवी को भी जगा नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर दी और करीब आधे घंटे के बाद उन्होंने फिर से उठने की कोशिश की। अजीब बात यह थी कि इस बार वो बड़ी आसानी से उठ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि थोड़ी देर पहले उन्हें हुआ क्या था। फिर उन्होंने सोचा कि शायद एज की वजह से ऐसा कुछ हुआ होगा। उस दिन के लिए ये बात उन्होंने टाल दी। लेकिन अगली रात को जब रजत सोए तो करीब 2 से 3 घंटे के बाद उन्हें कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कि कोई बहुत जोर जोर से हाँफ रहा हो। उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि माधवी नींद में जोर जोर से सांसें ले रही थी। ये देखकर वो डर गए और उन्होंने माधवी को उठाया। माधवी झटके से उठकर बैठ गई। रजत ने उसे पूछा कि उसे क्या हुआ था, तो उसने कहा कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने उसके मुंह को बंद कर रखा हो। उसका शरीर अकड़ गया था। यह सुनकर रजत हैरान हो गए। पहले ये सब उनके साथ हुआ और अब उनकी पत्नी के साथ। हालांकि अब भी उन्हें यही लग रहा था कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ऐसी बीमारियां हो ही जाती है। ये सोचकर वो दोनों फिर से सो गए। अब वक्त था करीब 2:30 बजे का, जब अचानक माधवी को सांस लेने में वापस से दिक्कत होने लगी। उसे सीने में कुछ भारीपन सा महसूस हो रहा था। इसलिए माधवी ने अपनी आंखें खोली और तभी उसे हल्की सी किसी की आकृति नजर आई, जो उसके सीने पर ही बैठी हुई थी। उसको देखकर माधवी की सांसें अटक गई और वो तेजी से पसीने छूटने लगे उसके। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उठ नहीं पाई और हाथ पैर भी हिला नहीं पा रही थी वो। धीरे धीरे वो आकृति गायब हो गई और तब जाकर माधवी को सांस आई, जिसके बाद वो सीधे बैठ गई। उसने तुरंत रजत को उठाया। रजत ने माधवी की बिगड़ती हुई हालत देखी तो उसने तुरंत अपने दोनों बेटों को बुलाया, जो माधवी को लेकर हॉस्पिटल गए। माधवी की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। अस्पताल में उसके सारे टेस्ट किए गए, लेकिन रिपोर्ट में सिर्फ इतना पता चला कि उसका बीपी बढ़ गया था। अगली सुबह माधवी घर आ गई। रजत 2 दिन से होने वाले अजीबोगरीब चीजों को लेकर काफी परेशान थे। हालांकि ये सब उन्हें हेल्थ इशू ही लग रहा था। 2 दिन बीते इस बात को। इन 2 दिनों में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर विजित के साथ एक अजीब सी घटना घटी।
रात के समय जब वो पढ़ाई कर रहा था, तब अचानक उसको ऐसा लगा जैसे कि कमरे में कोई है जो उसे देख रहा है। विजित ने देखा कि कमरे में विनायक ही था, जो गहरी नींद में सो रहा था। ना वहम लगा। थोड़ी देर पढ़ने के बाद उसे नींद आने लगी और पढ़ते पढ़ते वो अपने स्टडी टेबल में ही सो गया। फिर करीब 2 घंटे के बाद उसको प्यास लगी, लेकिन आंखें खोलने के बाद उसे पता चला कि वो भी अपने शरीर को हिला डुला नहीं पा रहा था। उसकी पूरी बॉडी भी सुन्न पड़ गई थी। उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। उसने हिलने की काफी कोशिश की, लेकिन अपनी आंखों के पलकों के सिवाय वो कुछ नहीं हिला पा रहा था। काफी देर तक वो वैसे ही पड़ा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उसके शरीर में जान सी आ गई और धीरे धीरे उसका शरीर काम करने लगा। ये उसके लिए बहुत अजीब बात थी। आखिर उसके साथ ये क्यों हुआ? उसको बहुत थकान महसूस हो रही थी। वो धीरे से उठा और जाकर पलंग पर लेट गया। फिर उसको कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। लेकिन अब तक तो बस ऐसी छोटी मोटी चीजें ही हो रही थी, पर अगले दिन विनायक के साथ जो हुआ, वो सुनकर आपके मन में भी डर का माहौल बन जाएगा। हुआ कुछ यूं कि जब सब लोग सो चुके थे, तो विनायक को कुछ आवाज आई। ये आवाज कुछ सरसराने की थी। उसको लगा हवा की आवाज होगी, लेकिन अगले ही पल उसको कुछ और अजीबोगरीब आवाज सुनाई दी, जिससे उसकी नींद तुरंत खुल गई और वो झटके से उठकर बैठ गया। उसने देखा कि कमरे में जो स्टडी टेबल था, वो धीरे धीरे अपने आप ही खिसक कर एक दीवार से दूसरी दीवार की ओर जा रहा था। ये देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। दिल जोरों से धड़कने लगा। फिर जो टेबल था वो एक जगह पर रुक गया, जिसके पास ही विनायक को किसी की धुंधली सी आकृति नजर आई। उसे देखकर उसने तुरंत विजित को उठाया और उससे पूछा कि क्या उसे कमरे में कोई नजर आ रहा है। विजित ने पूरे कमरे में देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। विनायक डर गया और तुरंत उसे लेकर उस कमरे से बाहर निकला। इतने में ही किरण और सीमा भी थरथराते हुए अपने कमरे से बाहर निकले। उन्हें देखकर विनायक ने पूछा कि क्या हो गया, तो किरण ने कहा, भैया हमारे कमरे में कुछ तो है। ये सुनते ही विनायक को यकीन हो गया कि वो सब उनका वहम नहीं था। वो लोग रजत के कमरे के दरवाजे को पीटने लगे। उनकी डरी हुई आवाज सुनकर रजत ने दरवाजा खोला और पूछा कि क्या हो गया। तो उन लोगों ने सारी बात बताई, जिसे सुनकर रजत के भी होश उड़ गए। उसकी बात सुनकर रजत ने कहा, मतलब कुछ तो है घर में जिसके कारण हमारे साथ ये सारी घटनाएं हो रही है, लेकिन इन सभी चीजों से निकलेंगे कैसे अब? सभी डरे हुए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी परिस्थिति में उन्हें कौन बाहर निकालेगा। उन्होंने सोचा कि उन्हें किसी पंडित या महाराज से बात करनी चाहिए। इसलिए उसी समय रजत ने अपने बड़े भाई को फोन लगाया, जो कि जयपुर में रहते थे, और रजत ने उन्हें सारी बात बताई। सब कुछ जानने के बाद उनके बड़े भाई ने सलाह दी कि उन्हें बिना देर किए मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन के लिए चले जाना चाहिए। अगर कोई प्रेत बाधा हुई तो वो वहां जाकर छट जाएगी। उसकी बात सुनकर रजत ने तय किया कि बिना देर किए वो लोग अगले ही दिन मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने चले जाएंगे। जैसे तैसे वो रात बिताने के बाद अगले दिन वो लोग मेहंदीपुर के लिए निकल पड़े। वहां जाने के बाद किसी महाराज से बात करने पर उन्हें पता चला कि इस तरह की समस्याएं बदरात नाम के भूत के कारण होती है, जो कि रात के समय बॉडी को पैरालाइज कर देता है। रजत ने पूछा कि ये बदरात उनके पीछे क्यों आ गया, तो महाराज ने उन्हें बताया कि या तो बदरात को किसी ने उन पर छोड़ा होगा, या अनजाने में ही उन्होंने बदरात को आकर्षित कर लिया होगा। फिर माधवी ने पूछा कि उसे छुटकारा कैसे मिलेगा, तो महाराज ने कहा कि मेहंदीपुर बालाजी में कोई भी बुरी आत्मा टिक नहीं सकती। बदरात तुम्हारे पीछे पीछे आया होगा तो यही कैद हो जाएगा। इसके बाद बालाजी के दर्शन के बाद वो लोग कानपुर वापस आ गए, और उस दिन के बाद से ना तो उनके साथ ऐसी कोई घटना घटी और ना ही उन्हें घर में कुछ दिखाई दिया। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो इस स्टोरी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर रात 9 बजे हम आपके लिए नई डरावनी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे।